टॉपिक पे हम बातें करें और उससे पहले हम आपको बता दें कि पदार्थ किसे कहते हैं, क्योंकि पदार्थों का ही वर्गीकरण हम करेंगे। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, आपको जानना ये जरूरी है कि मैटर क्या है। तो छोटा सा टॉपिक और छोटा सा परिभाषा देकर हम आपको बताएं कि जिसमें द्रव्यमान हो वो धरती पे स्थान घेरते हैं उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे ये जो मार्कर है इसमें वजन है, और जैसे ही हम इसको कुछ ऊंचाइयों से जब छोड़ेंगे तो ये कहीं ना किसी जगह पे आकर अपना स्पेस बना लेगा, मतलब अपना जगह अपना स्थान घेर लेगा। और देखिए इस अपना स्थान घेर लिया, यानी इसमें वजन है, और जिसमें वजन हो वो धरती पे स्थान घेरता है। तो यहां पे कोई शक, वो है पदार्थ। और पदार्थ आप जब छोटे बच्चे थे, आप छोटे क्लास में पढ़ते थे 5, 6, 7 में, उस वक्त आपको बताया जाता होगा कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, बट नॉट। पदार्थ का वर्गीकरण हम यहां पे करना जानेंगे कि पदार्थ को 2 भागों में बांटते हैं, एक फिजिकल और दूसरा है केमिकल। मतलब पदार्थ का वर्गीकरण करते हैं तो फिजिकल मतलब भौतिकी आधार पे करते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं भौतिक आधार या भौतिकी के आधार पर। पदार्थ के 3 प्रकार हम जाने, ठोस, द्रव, गैस। बट यहीं तक ये सीमित नहीं है मेरे यार, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ नंबर पे आ जाता है प्लाज्मा। अब कहिएगा कि प्लाज्मा क्या है, तो ये पदार्थ की चौथी अवस्था है। और चौथी अवस्था है तो आखिर इसका कार्य क्या है, ये कहां पाया जाता है? तो हम आपको बता दें, ये सूर्य, तारे और ईंधन जैसी अवस्थाओं में प्लाज्मा पाया जाता है। अब कहिएगा इसका परिभाषा आप कैसे देंगे? तो ये पदार्थ की चौथी अवस्था है, ये उच्च तापमान पर परमाणु से आयनित होकर गैसीय अवस्था में बदल जाता है। अब इसके बाद जो आता है ना 5वें नंबर पे, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये पदार्थ की 5वीं व्यवस्था है। तो आपको मालूम चल गया होगा ना कि भौतिक आधार पे मुख्यतः पदार्थ के 3 प्रकार, ठोस, द्रव, गैस, बट 4th नंबर पे प्लाज्मा एंड 5th नंबर पे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो आपका ये प्रश्न जो शायद आपके माइंड में आ रहा हो या ना आ रहा हो, मेरा एक प्रश्न, वह कौन सा पदार्थ जो ये तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? सोचिए, माइंड लगाइए तो अपना माइंड। तो आपको बर्फ देखिए लो ना, ये किसका बनता है? जल का, जिसको बोलते हैं रासायनिक सूत्र के अनुसार, यानी आणविक सूत्र, रासायनिक सूत्र में क्या होता है? तो H2O। अब इसी जल का बाबू जो आप पानी पीते हैं, मतलब इस जल को जब हम बर्फ बनाते हैं तो ठोस हो गया, और जो आप पीते हैं वो कसी हो गया, द्रव हो गया। जैसे इसको हीट करेंगे ना, हीट करेंगे तो ये बन जाता है गैस। यानी एक ऐसा पदार्थ है जल जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ये आपका प्रश्न बन गया। अब आते हैं केमिकल के आधार पे जानने के लिए। तो रासायनिक आधार पे पदार्थ की 2 अवस्थाएं होते, 2 प्रकार होते हैं, एक शुद्ध और दूसरा है अशुद्ध। अब आपको हम बता दें कि अशुद्ध क्या है और शुद्ध क्या है। तो जब आप मार्केट जाइएगा ना, या मार्केट जाइए कोई भी चीज, कहते हैं कि इसमें मिलावट बाटे, मिलावट है, तो जिसमें मिलावट होता है ना वो है अशुद्ध, और जिसमें मिलावट नहीं है वो है आपका शुद्ध। मतलब कोई भी टॉपिक पर लाइए और जिसमें मिलावट हो, परिभाषा कैसे बोलोगे आप? सबसे पहले सोचिए, तो वैसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है उसको बोलते हैं शुद्ध, और जो अलग अलग प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है उसको बोलते हैं अशुद्ध। अब अशुद्ध का नाम दूसरा क्या है? तो मिश्रण है यार, इसी का दूसरा नाम मिश्रण है। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ देता है कि बताइए मिश्रण किसे कहते हैं?
तो मिश्रण का ही दूसरा नाम है अशुद्ध, आपको हमेशा याद रखना है। अब बात आता है कि शुद्ध अशुद्ध, तो एक ही प्रकार के कणों से जो मिलकर बना रहेगा शुद्ध, और जो अलग अलग प्रकार के कणों से मिलकर बना रहेगा अशुद्ध। अब शुद्ध पदार्थ को ना बांटते हैं दो भागों में, एक तत्व और दूसरा यौगिक। चलिए, तत्वों को इंग्लिश में एलिमेंट्स बोलते हैं और यौगिक को इंग्लिश में कंपाउंड बोलते हैं। तत्व, अभी हम आपको एक ऑब्जेक्टिव सवाल कंप्लीट करा रहे हैं जो आपके कंपटीशन लेवल तक भी पूछ जाते हैं। चलिए, सवाल है आपका, वर्तमान समय में लगभग कितने तत्वों की खोज हो चुके हैं? तो आपका प्रश्न आएगा सर 118 तत्व का खोज हो चुका है। तो दोस्त आप ये बताओ ना कि नामकरण कितना का हुआ है? तो 114 का नामकरण हुआ है। इस 114 में 92 आपका धातु है जिसको इंग्लिश में मेटल बोलते हैं, और 22 तो है ये आपका अधातु है, जिस और 92 और 22 जुड़ी 114। अब बच गया ये उपधातु, इसकी संख्या 7 है। परिभाषा कैसे दीजिएगा धातु, अधातु और उपधातु का? तो आप बोलिए जो विद्युत का चालन करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जो कठोर होता है, सब है आपका धातु। इसमें फैलने का गुण होता है, इसको पीट कर पतले चादर बनाने का इसमें गुण पाया जाता है, लेकिन इसमें कोई गुण नहीं पाया जाता है। एक दूसरा का विपरीत है, उल्टा है। ये चमकदार होता है तो चमकदार नहीं होता है, इसमें अधातुवर्ध्य होता है इसमें अधातुवर्ध्य नहीं होता है। ये विद्युत का चालन करता है तो विद्युत का चालन नहीं करता है। लेकिन उपधातु है ना, तो धातु और अधातु दोनों के गुण रखने वाला को बोलते हैं हम उपधातु। अब यौगिक पे बात करें तो यौगिक आपका सुनने में आ रहा होगा, यौगिक, यौगिक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कंपाउंड। अब तत्व होगा ना, तो दो या दो से अधिक तत्व या दो से अधिक पदार्थों के जो आपको मिश्रण से यानी मिलने पर बनता है वो आपका कंपाउंड है। अब कहिएगा कंपाउंड कैसे बनता है भैया? यस सर, तो ये तत्वों को भी मिलने से बन जाता है, पदार्थों को भी मिलने से बन जाता है। जैसे कार्बनिक और अकार्बनिक, इसको ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक भी बोल सकते हैं। अब देखिए, जब आते हैं बात करने हम समांगी और विषमांगी मिश्रण के लिए यानी अशुद्ध पदार्थ के लिए, तो आप जानते हो कि पदार्थ को दो भाग बांट दिए, भौतिक रासायनिक के आधार पे शुद्ध अशुद्ध। शुद्ध पे बातें हो गया। अब चलिए हम थोड़ा बात करें यहां पे अशुद्ध पे, तो इसमें मिलावट होता है। दो या दो से अधिक पदार्थ मिला होगा, यानी दो या दो से अधिक अलग अलग कोणों से मिलकर बनने वाला पदार्थ अशुद्ध है। तो अशुद्ध को बांटते हैं समांगी और एक बांटते हैं विषमांगी। चलिए समांगी, अच्छा, दूध और पानी दोनों को आपस में मिलाइए, बताइए मिल जाएगा या ना मिलेगा? अगर मिल जाएगा तो समांगी और नहीं मिल पाएगा तो विषमांगी। जैसे एक गिलास ले लिए और उस गिलास के अंदर बालू डालकर उसको क्या करे बाबू? घुमाते रहे। क्या कभी बालू और पानी आपस में मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा, तो उसको बोलते हैं विषमांगी। यानी वैसा मिश्रण जो दोनों आपस में मिल जाते हैं उसको समांगी बोलते हैं, और जो नहीं मिल पाएंगे उसको बोलेंगे विषमांगी। जैसे जल और दूध बोल दीजिए, जल और दूध, ये दोनों को जब आपस में मिलाइएगा तो मिल जाएगा तो समांगी और ना मिलेगा तो विषमांगी। जैसे मैं इसका उदाहरण दे दे तो जल और बालू, ये दोनों को जब आपस में मिलाओगे तो ये आपस में मिलने वाला नहीं है। चलिए हम थोड़ा सा एक आपको दूसरे रिमार्क की तरफ लेकर चलते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ शॉर्ट नोट्स यहां पे दे रहे हैं। त्रिक बिंदु, अब बोलिएगा ये कैसा बिंदु है? या तो हम आपको बता दें, यह एक ऐसा तापमान होता है ना, यानी यह बिंदु एक ऐसा तापमान को दिखाता है जिसपे ठोस, द्रव, गैस तीनों एक साथ पाए जाते हैं। फिर से याद कीजिए, त्रिक बिंदु एक ऐसा तापमान को दर्शाता है जिस पे ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था एक साथ पाए जाते हैं। जैसे बर्फ, बर्फ को जैसे हम तापमान बढ़ाएंगे तो जैसे बर्फ का तापमान बढ़ाए तो ये बन गया जल, और जैसे ही जल का तापमान बढ़ाए तो ये बन गया वाष्प।
लेकिन जैसे ही वाष्प, वाष्प मतलब गैस और जल मतलब द्रव, बर्फ मतलब ठोस, और जैसे ही ये वाष्प को हम टेम्परेचर लो किए, ठंडा किए, तो हमारा बन के तैयार हो गया द्रव यानी जल, और फिर जैसे ही जल को हम ठंडा और किए हैं तो फिर बन के तैयार हो गया है बर्फ यानी ठोस। ये है त्रिक बिंदु, हमेशा याद रखिएगा। अब जान गए कि पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा, पांचवी अवस्था बोसाइस्टन कंडेंसेट। अब आपको जानना यह भी जरूरी है कि कुछ पदार्थ यानी आपका है ठोस, द्रव और गैस, इसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे हम। तुलनात्मक मतलब एक दूसरा से कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे घनत्व के आधार पे। तो सबसे ज्यादा मजबूत कौन होता है? ठोस, उसके बाद आता है द्रव, उसके बाद आता है गैस। तो ठोस, उसके बाद द्रव, फिर उसके बाद गैस। अब आते हैं आणविक आकर्षण बल, इसके अंदर जो क्षमता होता है, आकर्षण बल होता है, उसके आधार पे तो सबसे ज्यादा ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद गैस में होता है। फिर हम बात करते हैं विसरण। तो विसरण सबसे ज्यादा किस में होता है? तो सबसे ज्यादा गैस में होता है, हमेशा याद रखिएगा। फिर उसके बाद क्या होता है? तो विसरण उसके बाद द्रव में होता है, फिर उसके बाद किस में होता है? तो ठोस में होता है। ये टॉपिक हमेशा याद रखिएगा, आपके कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर अगर हम बात करें प्रसार का, तो प्रसार सबसे ज्यादा किस में होता है? गैस में, फिर द्रव में, फिर ठोस में। ये प्रश्न आपको कभी भी कहीं पे भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा किस में होता है? तो फैलता कौन है? तो गैस, द्रव, उसके बाद ठोस। तो दोस्त, आपका ये टॉपिक आज खत्म हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, और आगे